अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 6। आज रोटेशनल डायनामिक्स के इस लेक्चर नंबर 6 में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रोटेशनल मोशन, जिसे कहा जाता है गर्दिशी हरकत। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा रोटेशनल डायनामिक्स है वो दो चैप्टर को कंबाइन करके बनाया गया है। सबसे पहला पार्ट था सर्कुलर मोशन, जो हमने पिछले 5 लेक्चर में मुकम्मल कर लिया है, और आज हम इस लेक्चर नंबर 6 से शुरुआत करने जा रहे हैं गर्दिशी हरकत रोटेशनल मोशन की। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कि रोटेशनल मोशन गर्दिशी हरकत किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक फैन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, दायरवी मदार में घूमता है, तो इस किस्म की हरकत को गर्दिशी हरकत रोटेशनल मोशन कहते हैं। और उसकी एग्जांपल आपके सामने लगी है, आप आपके घर में लगा फैन देख लीजिए। फैन जो है एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसकी हरकत को गर्दिशी हरकत कहते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। और उसी के साथ साथ में एक बात अगर आपको और याद होगी तो वो बात ये थी कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके उस ऑब्जेक्ट का जो हर पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं, है ना। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, और रोटेशनल मोशन का जो हर पार्टिकल होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो हर पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और सभी का रेडियस अलग अलग होता है। ये बात आपको ख्याल रखनी है। ठीक है, तो देखिए रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन भी हो गई हमारी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमे तो उसको रोटेशनल मोशन कहेंगे, गर्दिशी हरकत कहेंगे। अब रोटेशनल मोशन को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए इस डेफिनेशन का नाम है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जिसे कहा जाता है मुस्तहकम जिस्म। क्या कहा जाता है? मुस्तहकम जिस्म, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी किसे कहा जाता है? तो समझिए, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें किसी दो नुकात का दरमियानी फासला, ठीक है, जैसे मेरे पास में दो नुकात है, नुक्ता ए और नुक्ता बी। तो रिजिड बॉडी मुस्तहकम जिस्म एक ऐसा जिस्म होता है जिसमें किसी दो नुकात का दरमियानी फासला हमेशा मुस्तकिल होता है। क्या होता है? हमेशा मुस्तकिल होता है। तो इस किस्म के बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज कांस्टेंट, है ना। अगर मैं इसके दरमियान का डिस्टेंस देखूं, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास में है तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के किसी दो नुकात, किसी दो पॉइंट का दरमियान का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो उस किस्म के बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। चाहे आप इस पर कितना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा दीजिए, चाहे आप इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दीजिए, चाहे आप फोर्स लगाइए, या आप किसी भी तरह का उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस कीजिए, अगर ये तमाम करने के बाद भी अगर उसके दो पार्टिकल का दरमियान का फासला हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा मुस्तकिल होता है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, अब ये तो रिजिड बॉडी था। अब मैं आपको रिजिड रॉड बताऊंगा, और रिजिड रॉड के ताल्लुक से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि रिजिड रॉड के ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, अगर उसके अंदर मोशन को प्रोड्यूस किया, तो थीटा, ओमेगा और अल्फा पर इसका क्या असर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक रिजिड रॉड बनाई इस तरह से। ये हमारे पास में एक रिजिड रॉड है, इसके अंदर इसमें हम 3 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब हमने क्या किया बेटे, इस रिजिड रॉड को यहाँ से पकड़ा और इसको पकड़कर ऐसे मोशन दी, है ना, इसको रोटेशनल मोशन में घुमाने की कोशिश किया। तो हम क्या देखते हैं, ये रिजिड रॉड ऐसे हो जाती है। देखिए हमने इसको क्या किया, इसको हमने सिर्फ एक ऑर्बिट में घुमाने की कोशिश की, तो हमने ये देखा कि इसकी शक्ल ऐसे हो गई, ये रिजिड रॉड। अगर हम गौर करें तो पॉइंट ए हमको दिखेगा, पॉइंट ए की जगह दिखता है। अगर हम पॉइंट बी को देखें तो पॉइंट बी अपनी जगह दिखता है। अगर हम पॉइंट सी को देखें तो हमें पॉइंट सी भी अपनी जगह पर दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी है। कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। ठीक है, अब ये हमारी रिजिड बॉडी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये वाला थीटा, ये वाला, और इस तरह से, क्या मैं यहाँ पर ये मसावात लिख सकता हूँ कि थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू थीटा सी? क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर तो हमको थीटा एक छोटा दिख रहा, फिर और बड़ा थीटा और बड़ा थीटा। तो बेटा याद रखिए, ये थीटा नहीं है, ये आर्क है। आर्क में और थीटा में थोड़ा फर्क होता है। थीटा तो यहाँ पर बना हमको जो ऑलरेडी इसके लिए मिला, तो थीटा इसके लिए भी, पॉइंट ए के लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी थीटा
एज इट इज है, ये आर्क बड़ी है, थीटा बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू थीटा बी विच इज इक्वल टू थीटा सी। अच्छा, अगर मैं इसको डी टी से डिवाइड कर दूँ तो हम जब इसे टी से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी विच इज इक्वल टू ओमेगा सी। इसका मीन्स ये है कि रिजिड रॉड को कैसा भी घुमा दो, ओमेगा बी क्या होता है, एज इट इज होता है। फिर से इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब क्या बना, अब बना एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी इक्वल टू अल्फा सी। ये तीनों कंडीशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिजिड रॉड में। इज इट क्लियर कि रिजिड रॉड को जब हमने पकड़ के घुमाया तो उस पर क्या इफेक्ट हुआ थीटा का, थीटा इक्वल टू थीटा बी विच इज इक्वल टू थीटा सी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बी ओमेगा सी, ठीक है। अल्फा इक्वल टू अल्फा बी विच इज इक्वल टू अल्फा सी। ये आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखनी है, आपको लेक्चर में आगे काम आने वाली। इज इट क्लियर। तो ये था हमारा रिजिड रॉड और रिजिड बॉडी, ठीक है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे कहा जाता है जमूत का म्यार असर। आपके लिए नया है। जिस तरह से मैकेनिक्स जो है वो मास के बगैर अधूरी है, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में वो ही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, जिसे जमूत का म्यारी असर कहते हैं। आइए मैं आपको इक्वेशंस कैलकुलेट करके बताता हूं और आपको कंपैरिजन करके बताता हूं कि जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन में मास होता है उसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। तो एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सिस्टम, एक सिस्टम की हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो देखिए सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्ज कीजिए आपके पास में एक सिस्टम है, इस तरह से एक बॉडी है ना, और इस बॉडी के हमने सेंटर से क्या किया, एक्सिस, एक एक्सिस को गुजारा, इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमारा फैन है ना, फैन के दरमियान से हमने एक एक्सिस को गुजारा तो फैन उसके तरफ में घूमता है ना, तो ये जो फैन जिस एक्सिस से लटका रहता है उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस होता है जिसके अतराफ में बॉडी रोटेट करती है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, एक एक्सिस के अतराफ में एक बॉडी को ऐसे रोटेट करवाया। कंसिडर करो कि ये ऐसा ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम इसमें 3 पार्टिकल लेंगे। हमने बोला सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर P1 जिसका रेडियस R1, एक दूसरा पार्टिकल जिसका नाम है P2 इसका रेडियस R2, एक तीसरा पार्टिकल जिसका नाम है P3 इसका रेडियस R3। इज इट क्लियर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मोशन क्या कहलाती है, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन का रोटेशनल मोशन में जो बॉडी होती है, बॉडी का जो हर पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो देखिए ये पार्टिकल P1 ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, पार्टिकल P2 ऐसे सर्कुलर मोशन अंजाम देगा और पार्टिकल 3 ऐसे सर्कुलर मोशन अंजाम देगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर तीनों पार्टिकल जो है वो इस ऑब्जेक्ट के तीनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन अंजाम दे रहे हैं और ऑब्जेक्ट की मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों पार्टिकल R1 R2 R2 रेडियस, सभी के रेडियस भी अलग अलग है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा थीटा इक्वल टू थीटा बी हुआ है ना, विच इज इक्वल टू थीटा सी। इसी तरह से ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी विच इज इक्वल टू ओमेगा सी। इसी तरह से अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी इक्वल टू अल्फा सी। ये तीनों कंडीशन है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर हम रिजिड रॉड में देखते हैं, ये हमारी रिजिड रॉड है, ठीक है। हमने इसको पॉइंट ए था, पॉइंट बी था और पॉइंट सी था। अगर हमने क्या किया, पकड़ के खींचा ऐसे, तो इसकी शक्ल इस तरह से हो गई थी, ठीक है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, है ना। तो देखिए सभी का थीटा ओमेगा और अल्फा तो कांस्टेंट था, लेकिन अगर हम देखें इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सभी का अलग अलग है ना। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, जैसे आप जानते हैं V इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो सभी का रेडियस अलग। तो पहले पार्टिकल के लिए V इक्वल टू R1 ओमेगा, दूसरे के लिए अगर मैं लिखूँ तो V इक्वल टू R2 ओमेगा, तीसरे के लिए लिखूँ तो V इक्वल टू R3 ओमेगा। सभी का रेडियस अलग अलग है, सभी का रेडियस अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि V जो है रास्ता नासुब में R1 के है, इसका मतलब जितना ज़्यादा रेडियस उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, V1 लगा देंगे। इसी के साथ साथ में मैं लिख सकता हूँ V2 रास्ता नासुब में R2 के, इसी के साथ साथ में V3 रास्ता नासुब में R3 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, इस क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा रेडियस उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितना बड़ा रेडियस उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, जितना बड़ा रेडियस उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। और यही वजह है कि झूले में जो सबसे दूर बैठता है वो सबसे तेज़ी से घूमता है। अगर आपने गौर किया होगा कि जब झूला घूमता है तो झूले में जो सबसे दूर बैठता है वो सबसे तेज़ी से घूमता है। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है, इसीलिए वो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, ज़्यादा वेलोसिटी से घूमता है। ये इक्वेशन उसका प्रूफ है।
यहाँ पर ओमेगा तो सभी का सेम होगा, देखिए ये ओमेगा सभी का सेम होगा, है ना। तो ओमेगा तो सभी का सेम है, लेकिन वेलोसिटी या रेडियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर, कि जिसका रेडियस ज़्यादा वो ज़्यादा वेलोसिटी से घूमता है, और जो सबसे करीब बैठता है झूले के, आपने देखा होगा वहीं के वहीं घूमता है, उसको महसूस भी नहीं होता। लेकिन जो सबसे दूर बैठता है वो बड़े तेज़ी से घूमता है। क्यों? क्योंकि जिसका रेडियस बड़ा होता है वो ज़्यादा वेलोसिटी से घूमता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि थीटा, ओमेगा और अल्फा तो सभी का कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी और रेडियस है सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए सभी का रेडियस भी अलग अलग है, और तमाम पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। देखिए तो हमारे पास में एक बॉडी है जिसमें एक बॉडी घूम रही है, जिसके 3 पार्टिकल P1, P2, P3 है। कंसिडर करो कि M1, M2, M3 इन सब के मास है, R1, R2 और R3 सभी के रेडियस है, ठीक है। ये इस तरह से ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो अब मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन मोशन में मुझे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पता है, वो होती है हाफ mv का स्क्वायर, है ना, हाफ mv का स्क्वायर। अब मैं अगर पहले पार्टिकल के लिए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको k1 इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं दूसरे पार्टिकल के लिए लिख लूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अगर तीसरे पार्टिकल के लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फॉर थर्ड पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m3 v3 का स्क्वायर। देखिए तीनों पार्टिकल के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी लिख ली, लेकिन हम जानते हैं v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के, है ना। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू हाफ m1, v किसके बराबर है? r ओमेगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे r1 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पर 1 नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? मैंने भी आपको उसका प्रूफ बताया हो, है ना। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी फॉर सेकंड पार्टिकल इक्वल टू क्या होता है? हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर थर्ड पार्टिकल क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हर जगह ओमेगा कांस्टेंट है, प्रूफ आपको पता है ना। तो ये हमारे पास में 3 बॉडी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ? पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम। पूरे सिस्टम की अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं लिखूंगा k1 प्लस k2 प्लस k3, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, प्लस अप टू kn पार्टिकल तक, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारे पास में k1, k2, k3 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ रख देंगे हम 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या कांस्टेंट क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से हम बाहर निकालेंगे 1/2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। 1/2 ओमेगा स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn का स्क्वायर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप इधर, यहाँ से हमने हाफ ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाला, तो मैं दोबारा इसको यहाँ लिख लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर। देखिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये क्या होगा? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n, यानी कि इसकी लिमिट कहाँ से है? i इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक? n पार्टिकल्स तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? mi ri का स्क्वायर। देखिए i की वैल्यू कितनी रखी है? 1 से लेकर कहाँ तक? n तक। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? m1 r1 स्क्वायर जमा m2 r2 स्क्वायर जमा अप टू सोन को हमने क्या लिख लिया? समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर, ठीक है। ये जो टर्म है समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर, इसे हम लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये है बेटा आपका i। क्या इसको क्या कहते हैं? i कहते हैं। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये निकल गए आपके पास में काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम। अगर एक जिस्म को गर्दिशी हरकत एक जिस्म अगर गर्दिशी हरकत अंजाम दे रहा है तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ज़रा गौर कीजिए, ये है एक गर्दिशी हरकत अंजाम देने वाले जिस्म की तवानाई बिल हरकत। और अगर एक जिस्म ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है, यह खती हरकत अंजाम दे रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिस्टम वो होती है हाफ mv का स्क्वायर। क्या होती है? हाफ mv का स्क्वायर।
ज़रा एक बात याद कीजिए, मैंने आपको याद करवाया था, जो काम v का वो काम ओमेगा का, जो काम a का वो काम अल्फा का, जो s का वो थीटा का, और यहाँ पर देखिए जो काम v का वो काम ओमेगा का, जो काम हाफ का वो काम हाफ का, और जो काम m का वो काम i का, जो काम m का वो काम i का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इज इट क्लियर? ये समझाने वाली बात है, इसी के लिए हमने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया कि देखिए v का काम ओमेगा ने किया, ये बात तो हमको पता थी, लेकिन ये बात हमको नहीं पता थी कि जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में आई करता है, जिसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये मास और रेडियस के स्क्वायर के मसावी है। ये मास m फॉर मास, r फॉर रेडियस। तो इसी तरह से जो काम v करता था वो काम ओमेगा, जो एक था वो अल्फा, जो s था वो थीटा, अब जो m है वो कौन का काम करता है? I करता है। ये तमाम जो है ये ट्रांसलेशन मोशन के काइनेमेटिक्स है, और ये जो तमाम जो है ये रोटेशनल मोशन के काइनेमेटिक्स है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास में समेशन I इक्वल टू 1 to n mi आर आई का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको समेशन ऑफ m r का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा मास है, पहले मास किलोग्राम, रेडियस मीटर का स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? इसका डायमेंशन बने किलोग्राम है, यानी कि m1 होगा। ठीक है, मास है तो L2 होगा। अगर हम गौर करें तो हमको यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम पर इंडिपेंडेंट होता है। आपको कहीं पर टाइम दिख रहा है? जी नहीं। डायमेंशन में टाइम भी नहीं है, डायमेंशन में भी टाइम नहीं है, और यूनिट में भी टाइम नहीं है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम पर इंडिपेंडेंट होता है, गैर मुनसिर होता है। लेकिन ये किस पर मुनसिर होता है? ये मास पर, और उसी के साथ साथ में रेडियस पर। अगर आप सिर्फ इनर्शिया की बात करें, ट्रांसलेशन मोशन में जो काम इनर्शिया करता था वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने सिर्फ क्या करा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ साथ में रेडियस के स्क्वायर पर मुनसिर है। अगर मैं रेडियस को 2 गुना करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर मैं मास को 1 गुना करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। तो अभी तक आपने ये पढ़ा था इनर्शिया के ताल्लुक से, इनर्शिया इज अ मेजरमेंट ऑफ मास। किसी जिस्म की कमियत की पैमाइश को इनर्शिया कहते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? रेडियस के स्क्वायर से। अब इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास ने किया वही काम रोटेशनल मोशन में इनर्शिया ने किया, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कहते हो। ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो खुसूसियत होती है कि जो अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहती। जैसे अगर एक गाड़ी चल रही है तो उसे रोकना पड़ता है, वो खुद से नहीं रुकती। अगर एक गाड़ी रुकी हुई है तो उसे चलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं चलती। इसका मतलब यह है कि दुनिया की हर जो शय, हर जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अंदर चेंज नहीं चाहता। अगर हमको चेंज करना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसको न्यूटन ने पहला कानून बनाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई जिस्म हालत सुकून में है तो हमेशा हालत सुकून में रहेगी, अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है तो हालत हरकत में होगी। कब तक? जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत उस पर अमल ना करे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला आपने सुना होगा, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। अगर कोई भारी भरकम शख्स है, वो अगर एक बार बैठ जाए तो उसे उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसीलिए जो उसका इनर्शिया है उसे कहता है कि आप बैठे रहो। अगर एक बार वो उठ जाए तो फिर उसे बैठना मुश्किल है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया उसे कहता है कि तुम खड़े रहो, बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, और जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। यही वजह है कि अगर हम एक ट्रक और साइकिल की मिसाल लें, अगर एक ट्रक है जो मेरी तरफ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, और एक साइकिल है वो भी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है, तो अगर मैं दोनों को रोकना चाहूँ तो मैं सबसे आसानी से किसे रोक पाऊँगा? मैं साइकिल को आराम से रोक सकूँगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। ठीक है, मैं ट्रक को इतने आसानी से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि हमें अगर साइकिल को चलाना है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है।
लेकिन अगर वही उसके मुकाबले अगर हमको ट्रक को चलाना है तो हमें उससे पहले गियर में जोर से उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो याद रखिए, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा अपोज करता है मोशन को, ठीक है, या चेंज को ज़्यादा अपोज करता है। तो याद रखिए, इनर्शिया का मतलब होता है कि जो अपने अंदर चेंज को अपोज करे उसे इनर्शिया कहेंगे। जैसे फैन घूम रहा है, ये फैन कब तक नहीं रुकेगा? जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। एग्जॉस्ट घूम रहा है, एग्जॉस्ट कब तक घूमेगा? जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर मैं एक इस पेन को इस तरह से ऑब्जेक्ट को यहाँ लाकर रख दूँ तो ये हमेशा के लिए इस तरह से पड़े रहेंगी। कब तक? जब तक मैं इस पर कोई फोर्स अमल ना करूँ। तो इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, अब आपको समझ में आ चुका है। तो हमेशा याद रखिए, ट्रांसलेशन मोशन में जो चीज़ चलती है तो चलती रहती है, रुकती नहीं, उसको रोकना पड़ता है। और यहाँ कोई चीज़ घूमती है तो वो हमेशा घूमते रहती है, उसको रोकना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए, मैं आपको जुमला याद करवा रहा हूँ कि जैसे आपने देखा है कि ट्रांसलेशन मोशन में कोई चीज़ रुक गई तो उसे चलाना पड़ता है, और चल गई तो उसे रुकाना पड़ता है। और उसी तरह से रोटेशनल मोशन में कोई चीज़ घूम गई तो उसे रुकाना पड़ता है, और कोई चीज़ रुक गई तो उसे घुमाना पड़ता है। आप यहाँ एक बात सोचेंगे कि ऐसी कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा घूमते रहता है, जिस पर कोई फोर्स अगर अमल ना करे, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा घूमते रहता है? तो आपको याद है, हमारी दुनिया। आप हमारी जो ज़मीन है, आप देखते होंगे कि ज़मीन कितने सालों से घूम रही है, उसे अभी तक किसी ने नहीं रोका है, ठीक है। किसी ने अभी तक फोर्स नहीं लगाया है, इसीलिए वो मुसलसल घूमती रही है। जिस दिन उस पर फोर्स लग जाएगा वो रुक जाएंगी। तो जो हमारी अर्थ की जो मोशन है वो भी इनर्शिया एट मोशन है, ठीक है। इनर्शिया की 3 टाइप्स होती है, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन और इनर्शिया एट रेस्ट। इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन, ठीक है। एक इनर्शिया ऐसा होता है जो रेस्ट में होता है, ठीक है। एक इनर्शिया ऐसा होता है जो मोशन में होता है, एक इनर्शिया ऐसा होता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। आपने देखा है, अगर हमारी अर्थ इस तरह से घूम रही है तो हमेशा एक ही एक्सिस पर एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, और कितने दिनों से घूम रही है इस बात का भी हमको पूरा अंदाजा है। आप ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमेशा से घूम रहा है, तो उसका आंसर है अर्थ। जो हमारी अर्थ है, आप अगर गौर किए होंगे, जो हमारी अर्थ है वो हमेशा से घूम रही है, उस पर किसी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जिस दिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा वो उसका मोशन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए कुछ मालूमात मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया के ताल्लुक से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया में क्या फ़र्क है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया में ये फ़र्क है, सिर्फ रेडियस का फ़र्क है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमको कैलकुलेशंस करने हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना है, वो निकालना हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, है ना। एक रिंग का हमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। एक रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिंग कौन से? यूनिफॉर्म। तो देखिए, रिंग किसे कहा जाता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिंग क्या होता है। तो रिंग या यूनिफॉर्म रिंग एक ऐसी रिंग होती है जिसमें रिंग के सरकमफेरेंस पर यानी कि रिंग के मुहित पर जो कमियत मास होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे एक रिंग बनाऊं, ठीक है, तो ये रिंग का जो आपको जो सरकमफेरेंस दिख रहा है, मुहित जो दिख रहा है, मुहित के हर नुक्ते पर कमियत जो होती है, मास जो होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऐसे किस्म के रिंग को कहा जाता है यूनिफॉर्म रिंग। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा निकालूँ, अगर वो 1 ग्राम का भरता है, तो अगर मैं इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा अगर निकालूँ तो वो भी कितना भरना चाहिए? 1 ग्राम का, ठीक है। अगर हर जगह का, अगर फिर से मैं यहाँ से 1 ग्राम का निकालूँ, 1 सेंटीमीटर का अगर हिस्सा निकालूँ तो ये भी कितना भरना चाहिए? 1 ग्राम का। अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा निकालूँ तो ये भी कितना भरना चाहिए? 1 ग्राम का। अगर ये ऐसा आपको हर जगह यूनिफॉर्मली मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देता है तो ऐसे रिंग को कहा जाता है यूनिफॉर्म रिंग। और यूनिफॉर्म रिंग जो होती है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसकी जो थिकनेस होती है वो निग्लिजिबल होती है। क्या होती है? निग्लिजिबल। तो आपको रिंग या यूनिफॉर्म रिंग के ताल्लुक से 3 बातें याद रखनी है। यूनिफॉर्म रिंग किसे कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिंग 2 डायमेंशनल रिंग होती है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी थिकनेस जो होती है वो निग्लिजिबल होती है, और उसके पूरे सरकमफेरेंस पर जो कमियत, जो मास होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिंग। अब एक यूनिफॉर्म रिंग के लिए आपको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आइए एक यूनिफॉर्म रिंग के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं रेस कर देता हूँ।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। देखिए आपके पास में आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से यूनिफॉर्म रिंग है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अतराफ में ये रिंग ऐसे घूम रही है। ओके, तो हमको ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस इसका आर है, ये दूसरा रेडियस और ये तीसरा रेडियस। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों के मासेस m1 m2 और m3 है। हम कहते हैं यहाँ पर पूरे जो बॉडी का जो मास है, पूरे जो रिंग का मास है वो है कैपिटल है मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग। कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, तो कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ रिंग, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। और जो तमाम जो ऑब्जेक्ट है सभी का मास m1 m2 और m3 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में। अब हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हम सभी को पता है, हम जानते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n होता है mi/ri का स्क्वायर। ये हमारा जनरल फार्मूला है जो हमको पता है। हम यहाँ पर यूनिफॉर्म रिंग के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा m1 r1, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए, प्लस दूसरे के लिए m1 r का स्क्वायर, सॉरी r1 नहीं आएगा, सभी का रेडियस r है। फिर दूसरे के लिए आएगा m2 r2 का स्क्वायर, प्लस तीसरे के लिए m3 r3 का स्क्वायर, प्लस अप टू प्लस m ऑफ n r का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे n ऑब्जेक्ट के लिए हमने लिख लिए। हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से r2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m ऑफ n तक, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास में बच गया। अब हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी ऑब्जेक्ट 1 का मास, ऑब्जेक्ट 2 का मास, ऑब्जेक्ट 3 का मास, अगर हम तमाम ऑब्जेक्ट को मिला दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा i इक्वल टू r का स्क्वायर। और हम सब के जगहों पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M इज अ मास ऑफ रिंग। ये मास के पार्टिकल का, ये रिंग के पार्टिकल का मास है और ये पूरे रिंग का मास है। तो हमने क्या किया, इस पूरे के ऊपर क्या इस्तेमाल किया, कैपिटल M। इसका मतलब I ऑफ C इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा IMR का स्क्वायर। ये है हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। क्या आ गया, IC इक्वल टू, C फॉर सेंटर, IC इक्वल टू MR का स्क्वायर। यहाँ पर M इज अ मास ऑफ रिंग, R इज अ रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, एक यूनिफॉर्म डिस्क का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डिस्क आप सभी ने देखी है, ये देखिए मैंने आपके लिए डिस्क लेकर आया हूँ, ये हमारे एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म डिस्क की क्या खास बात है समझिए। तो सबसे पहले डिस्क किसे कहा जाता है, जो डिस्क होती है हमारी वो बहुत सारे रिंग्स को आपस में मिलाकर बनाई जाती है, ठीक है। और यूनिफॉर्म डिस्क की इसकी क्या खास बात है, इसकी ये खास बात है कि इसके हर नुक्ते पर, कंसीडर करो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला, हर नुक्ते पर जो इसकी सरफेस डेंसिटी होती है, सरफेस डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि सरफेस डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यह है कि हर नुक्ते पर जो सरफेस डेंसिटी है, यानी कि मास पर यूनिट एरिया, हर एरिया पर मास जो होता है, सरफेस डेंसिटी, वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल, मसावी। हर नुक्ते पर अगर सरफेस डेंसिटी मसावी है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी डिस्क है, ये कौन सी डिस्क है, ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है। दूसरी कंडीशन यूनिफॉर्म डिस्क की लिए क्या है, तो याद रखिए दूसरी कंडीशन ये है कि हर पॉइंट पर जो इसका जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जैसे अगर ये एक कॉपर की बनी है तो हर पॉइंट पर ये कॉपर की बनी होनी चाहिए, अगर ये सिलिकॉन की बनी है तो हर जगह सिलिकॉन की बनी होनी चाहिए। ये जिस भी मटेरियल की बनी है तो हर पॉइंट पर मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो भी मसावी होनी चाहिए और मटेरियल भी सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है तो ऐसे रिंग को हम कहेंगे ऐसे डिस्क को हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्क। क्या कंडीशन है, पहले तो सरफेस डेंसिटी हर पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए और उसी के साथ साथ में जो हर पॉइंट पर मटेरियल होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन किसी भी डिस्क के अंदर मौजूद है तो उस डिस्क को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्क, और ये आपके सामने एक यूनिफॉर्म डिस्क है। अब हमने क्या किया, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से हमने इस तरह से एक्सिस को गुजारा,
ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अतराफ में हम हमारे डिस्क को ऐसे घुमा रहे हैं। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डिस्क इसके अतराफ में घूम रही है। अब हमको अगर डिस्क किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अतराफ में घूमे तो इसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मैं उसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि जो डिस्क है हमारी वो बहुत सारे रिंग्स को आपस में मिलाकर बनी है। देखिए ये सबसे छोटी रिंग है इसमें, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग, फिर उससे बड़ी रिंग। धीरे 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 जो रिंग का रेडियस है वो बढ़ रहा है और एक वक्त ये आता है कि ये आपको एक डिस्क मिलती है। तो बहुत सारे रिंग्स को आपस में मिलाकर डिस्क बनाई जाती है। हम देखिए आपको बताते हैं। हमने क्या किया, ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अतराफ में ये रिंग हमारी ऐसे ओमेगा वेलोसिटी। कंसीडर कीजिए कैपिटल एम जो है वो है आपका मास ऑफ डिस्क, ठीक है, इस डिस्क का मास है। कैपिटल आर जो है वो है आपका रेडियस ऑफ डिस्क, ओके। और उसी के साथ साथ में ये डिस्क में जो आपको जो छोटे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एलिमेंट्री रिंग। क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्री रिंग, ओके। तो कंसीडर कीजिए यहाँ पर डीएम जो है वो है मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, ठीक है। ईआर मतलब एलिमेंट्री रिंग। उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको डीआर लेना है, तो डीआर जो है वो है आपका डिस्टेंस और थिकनेस कह दीजिए इसको, या इसको इसकी एरिया, इसका थिकनेस ही बोलेंगे इसको, थिकनेस ऑफ रिंग, ठीक है। उसके बाद में ये तीनों चारों चीज़ें आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे हमने देखा कि सिग्मा इक्वल टू होता है एम अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है एम अपॉन ए। हम यहाँ क्या करेंगे, अब इस एलिमेंट्री रिंग के लिए निकालेंगे तो हम बोलेंगे सिग्मा इक्वल टू मास, इसका मास एलिमेंट्री रिंग का मास क्या है, इसका मास डीएम है, डिवाइडेड बाय इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे एलिमेंट्री रिंग का? देखिए अगर मैं इस एलिमेंट्री रिंग को ऐसे स्ट्रेट कर दूँ, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2πr, और इसकी ब्रीथ चौड़ाई या थिकनेस कितनी होगी वो होगी इसकी dr। तो क्या हो गया 2πr dr। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, मैं यहाँ पर रख दूंगा 2πr इंटू dr, ठीक है। हम यहाँ से dm भी निकाल सकते हैं, तो dm हमारे पास में क्या होगा सिग्मा इंटू 2πr इंटू dr। ये हमारे पास में dm आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में इसको रख देंगे और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले में हम इसको रखते हैं ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास में क्या है, I इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर, एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है। एलिमेंट्री रिंग के लिए ले रहे हैं हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर नोट लगा लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इसका मास, इसका मास क्या एलिमेंट्री रिंग का, इसका मास तो हमारे पास में डीएम है, और इसका जो रेडियस है कितना है, रेडियस है आर आई का स्क्वायर, ठीक है, आई आर का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन लगा लेना है। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी इसको समझिए। इंटीग्रेशन की जो लिमिट होंगी वो 0 से लेकर r तक होंगी, है ना। तो ये आपके 0 से लेकर r तक, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक। डीएम हमारे पास में कितना है, डीएम हमारे पास में सिग्मा 2πr इंटू dr इंटू r का स्क्वायर, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लीजिए, 2π और सिग्मा बाहर आ जाएगा 0 से लेकर r तक। तो हमारे पास में क्या बचा r, और ये r स्क्वायर और r क्या हो जाएगा आपके पास में r क्यूब इंटू dr, ठीक है। इसका मतलब 2π सिग्मा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ r क्यूब इंटू dr, ये क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएंगी, उसी से उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका r की पावर 4 डिवाइड, उसी से उसको डिवाइड कर दो, और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेंगी 0 से लेकर r तक, ठीक है। सॉरी 0 से लेकर बराबर है r तक। इसका मतलब क्या होगा, इसको जो 4 है इसको इधर ला लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2π सिग्मा डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर r के जगह पर कैपिटल r रखिए, ये हो जाएगा आपके पास में r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, ठीक है। तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा 2π सिग्मा, इधर लिखता हूँ मैं इसको, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्या आ गया हमारे पास में आ चुका है I इक्वल टू 2π सिग्मा डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में R4, 0 वहाँ से चल जाएगा, और इसको 2 के टेबल से काटे, 2 2 1 2 2 4, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में I इक्वल टू π सिग्मा R4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। लेकिन सुनो, अब हम क्या करेंगे, हम जानते थे
कि सिग्मा, हमारे पास में सिग्मा इक्वल टू क्या था, सिग्मा इक्वल टू था हमारे पास में m अपॉन ए, ठीक है, इक्वेशन स्टार्टिंग में मैंने निकाल के दिया था। तो फिर सिग्मा इक्वल टू m हमारे पास में क्या था, एरिया था हमारे पास में पाई आर का स्क्वायर। इस सिग्मा को उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, इक्वेशन बन जाएंगे आई इक्वल टू पाई, यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और सिग्मा के जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा के जगह पर आ जाएगा हमारे पास में, देखिए सिग्मा को हम इधर निकाल रहे हैं, सिग्मा पाई आर इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब आई इक्वल टू सिग्मा हमारे पास में क्या है, एम पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा आई इक्वल टू एम बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन क्या आ चुकी है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और यही इक्वेशन है आपके आई नॉट निकाले हमने, जिसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। इसे क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। देखिए बहुत आसान था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। देखिए लास्ट टॉपिक बचा है हमारा आज की इस लेक्चर का, जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को कैपिटल के से डिनोटेट किया जाता है। आइए समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन किसे कहा जाता है। तो देखिए फर्ज कीजिए हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अतराफ में रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसीडर कीजिए यहाँ पर एक ये इसका सेंटर है, सेंटर से एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m1 है, रेडियस r1 है। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास m2 है, इसका रेडियस r2 है। और तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है जिसका रेडियस r3 है, इसका मास m3 है। ठीक है, ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अतराफ में रोटेट हो रहा है। हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, तो हम सभी जानते हैं I इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा आपका MI/RI का स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या किया, कंसीडर कीजिए इसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकाली, और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो आ चुकी है I इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ चुका है। अब हम इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने यहाँ पर इसी तरह से एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जो इस एक्सिस के अतराफ में रोटेट हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा वेलोसिटी से। हम क्या चाहते हैं, सुनिए, इस बॉडी के तमाम पार्टिकल का जो मासेस है m1 m2 m3, इन तमाम पार्टिकल का मास को हम एक सिंगल पॉइंट मास से अगर रिप्लेस करें इस m से, तो इन तमाम पार्टिकल का मास को जो मैग्नीट्यूड है, ये मास के मैग्नीट्यूड के मसावी आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो प्रोसेस है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए m1 m2 m3 का जो मास आता है, m1 m2 और m3 का जो मास आता है वो अगर 5 किलोग्राम आता है, तो ये पर्टिकुलर m का मास भी कितना आना चाहिए, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये तमाम m1 m2 को किससे रिप्लेस किया, m से किया। अब इस m को हम कहीं भी नहीं रख सकते। और दूसरी कंडीशन ये इसमें ये है कि अगर ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मसावी आ जाता है, और इन m1 m2 और m3 का मास इस m के मसावी आ जाता है, तो फिर हम करेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला I इक्वल टू mr का स्क्वायर। ठीक है, m क्या है, m इसका मास है, r इसका रेडियस है। इसका मास कितना है, कंसीडर कीजिए ये 5 kg है, तो इसका भी मास कितना आ गया, 5 kg। अब मैं इस m को कितने रेडियस पर रखूँ ताकि मेरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मसावी आ जाए। तो मैं इसे कहीं भी नहीं रख सकता, मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। तो मुझे कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ पर r स्क्वायर इक्वल टू 2 इस्तेमाल करूँ तो ये हो जाएगा 5 2 10 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मसावी आ चुका है। इसका मतलब हमारी कंडीशंस करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये तमाम m1 m2 m3 का मास इस मास के मसावी आना चाहिए, ये भी हो चुका है। तो इस m को हम कितने डिस्टेंस पर रखेंगे ताकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आ जाए, तो हमने बोला कि r इक्वल टू हमें कितने पर रखना पड़ेगा, r इक्वल टू हमें √2 पर रखना पड़ेगा। अगर हम r इक्वल टू √2 पर रखते हैं तब जाके दोनों बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मसावी आता है। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मसावी नहीं आएगा। तो किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसा फासला जहाँ पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज़ होती है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है,
जहां पर हमने एक मास को रखा तो इन m1 m2 m3 का मास इस m1 m2 m3 का मास इस m के मसावी आ जाए तो वो डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन और इसे डिनोटेट किया जाता है k से। ठीक है, हमारे पास में फार्मूला क्या है, हमारे पास में फार्मूला I इक्वल टू mr का स्क्वायर। ठीक है, अभी m किससे रिप्लेस होगा, तो सॉरी r किससे रिप्लेस होगा, r रिप्लेस होगा अभी k से। ठीक है, k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस नहीं रहा, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये हो गया I इक्वल टू एम के का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से k स्क्वायर निकालना चाहे तो k स्क्वायर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में I अपॉन m। ठीक है, अगर यहाँ से k निकालना चाहे तो k हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ I अपॉन m। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज होती है या उसके सबब दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आता है, उसे कहा जाता है रेडियस, उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को, ये इस m को हम कहीं भी नहीं रख सकते, हमको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश किया हो। इस वाले एग्जांपल में जरा बताइए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, तो आंसर है इस वाले एग्जांपल में रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ 2 होगा, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको समझ में आया है।